ईपीके कैपिटल प्रस्तुत करता है दैनिक ब्रीफ 19 अगस्त 2025। नमस्ते सभी को। ईपीके कैपिटल के दैनिक संक्षिप्त वीडियो में आपका स्वागत है। मैं आपकी होस्ट स्नेहा हूं। इस श्रृंखला में हम आपको अपडेट करने और वैश्विक वित्त जगत की सभी महत्वपूर्ण खबरों को समझाने का प्रयास करते हैं। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। ओपनिंग बेल, एक वैश्विक बाजार का स्नैपशॉट। 2025 के 18 अगस्त को वैश्विक वित्तीय बाजारों ने एक जटिल परिदृश्य का सामना किया, जिसमें महत्वपूर्ण भू राजनीतिक चालबाजियों, सतर्क केंद्रीय बैंक की टिप्पणी और दुनिया भर से अलग अलग आर्थिक आंकड़ों ने भूमिका निभाई। निवेशकों का ध्यान तेजी से वॉशिंगटन डीसी में एक उच्च दांव वाली राजनीतिक शिखर सम्मेलन के बीच विभाजित हो गया, जिसने विशिष्ट क्षेत्रों में झटके भेजे और मौद्रिक नीति अपेक्षाओं को आकार देने वाली अंतर्निहित आर्थिक धाराओं के बीच। उस दिन की ट्रेडिंग गतिविधि ने स्पष्ट रूप से दिखाया कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति द्वारा प्रस्तुत तात्कालिक खतरों और व्यक्तिगत बाजारों को चलाने वाली अनूठी घरेलू कथाओं के बीच एक खींचतान चल रही है, जिससे एक सतर्क और अत्यंत चयनात्मक निवेश माहौल बन गया। जबकि अमेरिकी तकनीकी शेयर व्यापार खतरों के बोझ तले कमजोर हुए, भारतीय शेयर स्थानीय आशावाद की लहर पर चढ़ गए, जो एक टूटी फूटी वैश्विक बाजार की जीवंत तस्वीर पेश कर रहा था। इस सत्र को इस स्पष्ट भिन्नता द्वारा चिह्नित किया गया था। प्रमुख सूचकांकों में प्रदर्शन एक ऐसे बाजार को दर्शाता है जहां व्यापक रुझान अधिक सूक्ष्म क्षेत्र और सेक्टर विशिष्ट आंदोलनों में बदल गए। निम्न तालिका दिन के प्रमुख वैश्विक सूचकांकों के बंद आंकड़ों का एक व्यापक अवलोकन प्रदान करती है, जो खेल में बलों के गहरे विश्लेषण के लिए मंच तैयार करती है। डेटा स्पष्ट रूप से दिन का केंद्रीय संघर्ष दर्शाता है। टेक भारी नैस्डैक कॉम्पोजिट ने महत्वपूर्ण रूप से प्रदर्शन किया, जबकि ब्लू चिप डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज लगभग अपरिवर्तित रहा, जो तकनीक और विकास उन्मुख शेयरों से अलगाव का संकेत है। इसके विपरीत एशियाई बाजार भारत में एक शक्तिशाली रैली के नेतृत्व में उल्लेखनीय ताकत का प्रदर्शन किया, जो सकारात्मक घरेलू विकास से प्रेरित था। यह भिन्नता सवाल उठाती है, इन विश्वव्यापी परिणामों के लिए जिम्मेदार विशिष्ट उत्प्रेरक कौन थे? उत्तर राजनीतिक भाषण, प्रमुख आर्थिक डेटा रिलीज और केंद्रीय बैंक की अपेक्षाओं में बदलाव के मेल में हैं। वॉल स्ट्रीट का प्रतीक्षा खेल, अमेरिकी बाजारों में एक गहरी झलक। अमेरिकी शेयर बाजार ने एक सतर्क सत्र समाप्त किया, मिश्रित प्रदर्शन के साथ, क्योंकि निवेशक नई भू राजनीतिक जोखिमों से जूझ रहे थे और निकट अवधि में ब्याज दरों में कटौती की उम्मीदों को कम कर रहे थे। डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज DJI ने मामूली 34,106 अंक या 0.08% की बढ़त हासिल की और 34,946.12 पर बंद हुआ। हालांकि व्यापक बाजार नकारात्मक झुकाव का था। S&P 500 और 8 अंक या 0.19% गिरकर 6,434 पर समाप्त हुआ, जबकि प्रौद्योगिकी केंद्रित नैस्डैक कंपोजिट ने इस सबसे अधिक गिरावट दर्ज की। 7,69 अंक या 0.40% गिरकर 21,722.8 हो गया। मूल बाजार की गतिशीलताओं ने मंदी की भावना की पुष्टि की। न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज पर गिरते हुए शेयरों की संख्या बढ़ते हुए शेयरों की तुलना में 1.90 से 1 के अनुपात में थी, जबकि नैस्डैक पर यह अनुपात 1.66 से 1 था। ट्रेडिंग वॉल्यूम सबड्यूड था, जिसमें 16.3 अरब शेयरों का लेन देन हुआ, जो 20 सत्रों के औसत 18.2 अरब से कम था, जो मजबूत खरीदारी की धारणा की कमी का संकेत देता है। इसी बीच CBOE वोलेटिलिटी इंडेक्स VIX, जिसे अक्सर बाजार का डर मीटर कहा जाता है, 1.8% बढ़कर 15.9 हो गया, जो निवेशकों की चिंता में मामूली वृद्धि को दर्शाता है। शीर्षक सूचकांक संख्याओं ने सतह के नीचे हो रही महत्वपूर्ण घुमाव को छुपाया। दिन के नुकसान मुख्य रूप से उन क्षेत्रों में केंद्रित थे जो आर्थिक भावना और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के प्रति सबसे संवेदनशील हैं। टेक्नोलॉजी सिलेक्ट सेक्टर SPDR XLK 0.8% गिर गया, जबकि फाइनेंशियल सिलेक्ट सेक्टर SPDR XLF 8.0% गिर गया, जो S&P 500 पर मुख्य दबाव बन रहा था। विपरीत रूप से पूंजी बाजार के रक्षात्मक क्षेत्रों में प्रवाहित हुई।
हेल्थ केयर सिलेक्ट सेक्टर SPDR XLV स्पष्ट रूप से बेहतर प्रदर्शन करने वाला निकला, जिसमें 1.7% की वृद्धि हुई, क्योंकि निवेशकों ने उस उद्योग में शरण ली जिसे दिन की भू राजनीतिक उथल पुथल से अधिक सुरक्षित माना गया। यह आंदोलन बाजार प्रतिभागियों द्वारा रणनीति में एक सोची समझी बदलाव को दर्शाता है। डाउ जोन्स का प्रदर्शन, जो यूनाइटेड हेल्थ जैसे स्टॉक्स में मजबूत लाभ से प्रेरित था, और नैस्डैक का प्रदर्शन, जिसे सेमीकंडक्टर की कमजोरी ने नीचे खींचा, यह कोई आकस्मिक नहीं था। यह दिन के विशिष्ट जोखिमों के प्रति एक परिष्कृत प्रतिक्रिया को दर्शाता है। निवेशक सबसे अधिक जोखिम में पड़े भू राजनीतिक व्यापार खतरों से सबसे अधिक प्रभावित संपत्तियों को बेच रहे थे, जबकि साथ ही मजबूत घरेलू मूलभूत बातों वाले निवेशों में खरीदारी कर रहे थे, जिससे उनके इक्विटी आवंटनों में एक रक्षात्मक स्थिति बन रही थी। सेमीकंडक्टर उद्योग खुद को उस दिन की भू राजनीतिक उथल पुथल के केंद्र में पाया। मुख्य उत्प्रेरक राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का एक बयान था, जिन्होंने आयातित सेमीकंडक्टर पर 365 तक टैरिफ लगाने की संभावना व्यक्त की। इस अत्यधिक संरक्षणवाद की धमकी ने उस क्षेत्र को हिलाकर रख दिया जो भारी मात्रा में वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं पर निर्भर है। फलस्वरूप कई प्रमुख चिप निर्माताओं के शेयर गिर गए। एडवांस्ड माइक्रो डिवाइसेस AMD में 1.13% की गिरावट आई, ब्रॉडकॉम AVGO में 1.12% की गिरावट आई, और NVIDIA NVDA भी गिर गया, क्योंकि निवेशकों ने उत्पादन में गंभीर व्यवधान और बढ़ती लागत की संभावना का मूल्यांकन किया। हालांकि एक कंपनी ने पूरे सेक्टर में बिकवाली के विपरीत मजबूत प्रदर्शन किया। इंटेल कॉरपोरेशन INTC के शेयर लगभग 3% बढ़े। इस स्थिरता का श्रेय उन रिपोर्टों को दिया गया है जो सुझाव देती हैं कि इंटेल अमेरिकी सरकार के चिप्स अधिनियम फंडिंग के माध्यम से बढ़े हुए समर्थन से लाभान्वित होने के लिए अच्छी स्थिति में है। इस संघीय समर्थन को घरेलू विनिर्माण को मजबूत करने की एक कदम के रूप में देखा जा रहा है, जो इंटेल को प्रस्तावित आयात टैरिफ से सुरक्षित कर सकता है और एक अधिक संरक्षणवादी माहौल में इसे प्रतिस्पर्धात्मक लाभ भी दे सकता है। सेमीकंडक्टर उद्योग के भीतर इस विभाजन प्रदर्शन से यह स्पष्ट होता है कि बाजार भू राजनीतिक जोखिम को कितनी सूक्ष्मता से समझ रहा है, जो राष्ट्रीय औद्योगिक नीति के साथ संरेखित कंपनियों को पुरस्कृत कर रहा है, जबकि उन कंपनियों को दंडित कर रहा है जो वैश्विक व्यापार संघर्ष के सबसे अधिक एक्सपोज्ड हैं। एक और उल्लेखनीय लाभार्थी यूनाइटेड हेल्थ ग्रुप UNH था, जिसने 3.8% की वृद्धि की, जब एक खुलासे में बताया गया कि बर्कशायर हैथवे ने कंपनी में हिस्सेदारी ली है, जिससे डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज को महत्वपूर्ण बढ़ावा मिला। आर्थिक इंजन रूम, खेल में बड़े बल। भौगोलिक राजनीति की सुर्खियों से परे संघीय रिजर्व से महत्वपूर्ण आर्थिक डेटा और टिप्पणी ने बाजार की धारणा को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। निवेशक मुद्रास्फीति के मार्ग और इसके भविष्य की मौद्रिक नीति पर प्रभाव को लेकर उत्सुक हैं, जिससे हर नया डेटा बिंदु और केंद्रीय बैंक के भाषण को महत्वपूर्ण टुकड़ा बनाते हैं। वॉल स्ट्रीट पर सतर्क मूड में चिकागो फेडरल रिजर्व के अध्यक्ष ऑस्टन गुलसबी की टिप्पणियां भी जुड़ीं। सितंबर या बाद में पतझड़ में संभावित ब्याज दर में कटौती के लिए दरवाजा खोलते हुए उन्होंने सतर्कता का आह्वान किया। गुलसबी ने हाल ही में सेवा क्षेत्र और उत्पादक मूल्य मुद्रास्फीति में उछाल को रेखांकित किया, जिन्हें वे एक संभावित असंतोष की नोट कह रहे हैं, जो फेड को नीति में नरमी लाने से पहले अधिक आश्वस्त करने वाले डेटा की आवश्यकता है। इन टिप्पणियों का बाजार की अपेक्षाओं पर तुरंत प्रभाव पड़ा। सतर्क स्वर ने ट्रेजरी यील्ड को ऊपर उठाने में मदद की, जिससे सितंबर में दर में कटौती की बाजार की अधिक आक्रामक दांव पेंच को शांत किया गया। 10 वर्षीय अमेरिकी ट्रेजरी नोट पर यील्ड सत्र के दौरान 4.64% तक बढ़ गई। गुलसबी की टिप्पणियां केंद्रीय बैंक के डेटा निर्भर दृष्टिकोण को रेखांकित करती हैं और जैक्सन होल व्योमिंग में आगामी वार्षिक आर्थिक संगोष्ठी पर और भी अधिक जोर देती हैं। निवेशक इस सप्ताह के अंत में फेड चेयर जेरोम पॉवेल के भाषण को ध्यान से देखेंगे, ताकि ब्याज दरों के भविष्य के दिशा निर्देश के बारे में कोई भी निर्णायक संकेत मिल सके।
दिन का सबसे महत्वपूर्ण अमेरिकी आर्थिक डेटा जारी घर निर्माण क्षेत्र से आया, जो उच्च ब्याज दरें अर्थव्यवस्था पर डाल रहे तनाव का स्पष्ट संकेत देता है। नेशनल एसोसिएशन ऑफ होम बिल्डर्स NAHB वेल्स फार्गो हाउसिंग मार्केट इंडेक्स अगस्त के लिए एक अंक गिरकर 32 पर आ गया। यह आंकड़ा सहमति पूर्वानुमान 34 से नीचे था और यह सूचकांक लगातार 16वें महीने नकारात्मक क्षेत्र में रहा, जिसे 50 से नीचे किसी भी रीडिंग के रूप में परिभाषित किया गया है। रिपोर्ट में बिल्डर विश्वास पर प्रभाव डालने वाले मुख्य कारकों का विवरण दिया गया है, जिसमें ऊंची मॉर्गेज दरें और कमज़ोर संभावित खरीदार ट्रैफिक मुख्य दोषी हैं। NAHB के अनुसार आवास की पहुंच योग्यता बाजार के लिए सबसे बड़ा चुनौती बनी हुई है। इन कठिन परिस्थितियों के जवाब में बिल्डर खरीदारों को आकर्षित करने के लिए कदम उठा रहे हैं। सर्वेक्षण में पाया गया कि अगस्त में 66% बिल्डरों ने बिक्री प्रोत्साहन का उपयोग किया, जो महामारी के बाद के युग में सबसे उच्च स्तर का संकेत है। इसके अलावा 27% बिल्डरों ने मांग को उत्तेजित करने के लिए कीमतें कम करने की रिपोर्ट दी। यह रिपोर्ट केवल आवास बाजार के स्वास्थ्य का एक सरल प्रतिबिंब नहीं है। यह फेडरल रिजर्व के लिए एक सीधा और सार्वजनिक संकेत है, जो अर्थव्यवस्था के एक महत्वपूर्ण ब्याज दर संवेदनशील क्षेत्र से है। डेटा में कमजोरी के साथ ही एक स्पष्ट कार्रवाई का आह्वान भी किया गया। NAHB के मुख्य अर्थशास्त्री रॉबर्ट डिट्च ने कहा कि धीमे हो रहे आवास बाजार को देखते हुए फेड की मौद्रिक नीति समिति फेडरल फंड्स रेट को कम करने की दिशा में वापस लौटनी चाहिए। यह सार्वजनिक अपील राष्ट्रपति गुलसबी की मुद्रास्फीति प्रेरित सतर्कता के साथ उसी दिन की गई फेड के सामने मौजूद केंद्रीय दुविधा को स्पष्ट करता है। अब बाजार में फेड के मुद्रास्फीति नियंत्रण के आदेश और प्रमुख उद्योगों में महसूस हो रहे वास्तविक आर्थिक दर्द के बीच स्पष्ट तनाव देखा जा रहा है। यह संघर्ष निवेशकों के लिए अनिश्चितता को बढ़ाता है और चेयरमैन पॉवेल के जैक्सन होल में आगामी भाषण के महत्व को बढ़ाता है, जिसे यह देखने के लिए विश्लेषित किया जाएगा कि केंद्रीय बैंक इन प्रतिस्पर्धी दबावों को संतुलित करने का इरादा कैसे रखता है। वॉशिंगटन शिखर सम्मेलन भूराजनीति केंद्र में। आज का प्रमुख वैश्विक घटना व्हाइट हाउस में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की के बीच उच्च स्तरीय बैठक थी। इस शिखर सम्मेलन का महत्व एक शक्तिशाली यूरोपीय प्रतिनिधिमंडल की असाधारण उपस्थिति से बढ़ गया, जिसमें फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी, इटली और फिनलैंड के नेता, साथ ही यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष और नेटो के महासचिव शामिल थे। इस सभा को व्यापक रूप से यूरोपीय सहयोगियों द्वारा एकजुट मोर्चा का जानबूझकर प्रदर्शन माना गया, जिसका उद्देश्य यूक्रेन के हितों की रक्षा करना और राष्ट्रपति ट्रंप को राष्ट्रपति जेलेंस्की पर उनके हाल के रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ सीधी बातचीत के बाद एक असहज शांति समझौते के लिए दबाव डालने से रोकना था। आधिकारिक बैठकों के शुरू होने से पहले राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा सोशल मीडिया पर पोस्ट की गई एक श्रृंखला ने टोन सेट किया और वित्तीय बाजारों पर सीधे मापने योग्य प्रभाव डाला। उनके टिप्पणियों ने यूक्रेन में युद्ध और अमेरिकी व्यापार नीति दोनों को छुआ, यह दिखाते हुए कि ये दोनों क्षेत्र कितनी कसकर जुड़ गए हैं। युद्ध के विषय पर राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि राष्ट्रपति जेलेंस्की लगभग तुरंत रूस के साथ युद्ध समाप्त कर सकते हैं यदि वे चाहें। उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि यूक्रेन को नेटो में शामिल होने की अपनी आकांक्षाओं को छोड़ देना चाहिए और रूस के 2014 में क्रीमिया के एनेक्सेशन को स्वीकार करना चाहिए। इन बयानों ने यूक्रेन के लिए अमेरिकी समर्थन के भविष्य और एक ऐसे समाधान की संभावना को लेकर महत्वपूर्ण अनिश्चितता पैदा कर दी है, जो व्यापक यूरोपीय सुरक्षा परिदृश्य को अस्थिर कर सकता है। बाजारों के लिए महत्वपूर्ण रूप से राष्ट्रपति ट्रंप ने इस अवसर का उपयोग व्यापार नीति पर एक कठोर चेतावनी जारी करने के लिए भी किया। उन्होंने स्पष्ट रूप से आयातित सेमीकंडक्टर पर टैरिफ बढ़ाने की संभावना को 300% तक पहुंचाने का प्रस्ताव रखा।
इस एक टिप्पणी ने अमेरिकी सेमीकंडक्टर क्षेत्र में तीव्र बिकवाली का मुख्य कारण बना, क्योंकि इससे उद्योग के वैश्विक संचालन मॉडल को मौलिक रूप से बाधित करने का खतरा था। इन बयानों का समय और प्रकृति वर्तमान प्रशासन के अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के प्रति दृष्टिकोण का एक महत्वपूर्ण पहलू उजागर करती है। बाजार की प्रतिक्रिया यह दर्शाती है कि आर्थिक ताकत, विशेष रूप से टैरिफ की धमकी, भू राजनीतिक बातचीत में मुख्य उपकरण के रूप में इस्तेमाल हो रही है। सेमीकंडक्टर का निशाना बनाना कोई आकस्मिक व्यापार नीति का कदम नहीं था, बल्कि एक रणनीतिक रूप से समयबद्ध चाल थी, जो एक प्रमुख विदेशी नीति शिखर सम्मेलन से पहले की गई थी। आर्थिक और भू राजनीतिक दबाव का यह जानबूझकर मिश्रण निवेशकों के लिए अस्थिरता की एक नई और अप्रत्याशित परत बनाता है। दिन की घटनाओं ने एक स्पष्ट केस स्टडी का काम किया। यूक्रेन में युद्ध को लेकर एक कूटनीतिक बैठक ने सीधे तौर पर अमेरिकी तकनीकी क्षेत्र में महत्वपूर्ण पोर्टफोलियो समायोजन को प्रेरित किया। यह वास्तविकता निवेशकों को भू राजनीतिक कैलेंडर को संभावित घटना जोखिम का एक सीधा स्रोत मानने पर मजबूर करती है, जिससे बाजार अचानक राजनीतिक रूप से प्रेरित झटकों के प्रति अधिक संवेदनशील हो जाते हैं। दो महाद्वीपों की कहानी, यूरोपीय और एशियाई बाजार का संक्षेप। जब अमेरिकी बाजार घरेलू राजनीति और फेड की अटकलों में व्यस्त थे, यूरोप और एशिया में ट्रेडिंग सत्र अपने स्वयं के विशिष्ट आर्थिक डेटा और क्षेत्रीय कथानकों द्वारा संचालित थे, जिसके परिणाम स्वरूप स्पष्ट रूप से भिन्न परिणाम सामने आए। यूरोपीय स्टॉक बाजार सोमवार को व्यापक रूप से नीचे बंद हुए। यूरोजोन से निराशाजनक आर्थिक आंकड़ों के कारण निवेशक भावना प्रभावित हुई। ब्रिटेन का एफटीएसी 100 दिन के अंत में थोड़ा नीचे बंद हुआ, जबकि जर्मनी का डैक्स सूचकांक 0.32% गिर गया। क्षेत्र के लिए मुख्य आर्थिक रिपोर्ट जून महीने के यूरोजोन के व्यापार संतुलन आंकड़े थे। आंकड़ों से पता चला कि व्यापार अधिशेष केवल 7.0 बिलियन था, जो मई में दर्ज किए गए संशोधित 16.5 बिलियन अधिशेष से तेज गिरावट है, और विश्लेषकों के सर्वसम्मति अनुमान 1300.0 बिलियन से काफी कम है। यूरोस्टैट के अनुसार घटते अधिशेष का कारण निर्यात में 2.4% महीने दर महीने की गिरावट और मौसमी समायोजन के आधार पर आयात में 3.1% की वृद्धि है। यह संयोजन यूरोपीय वस्तुओं की कमजोर होती बाहरी मांग की ओर संकेत करता है, जो व्यापक आर्थिक मंदी का संभावित प्रारंभिक चेतावनी संकेत हो सकता है, जिसने महाद्वीप के बैंकों में सतर्कता का माहौल बनाया। एशियाई बाजारों ने एक अधिक जटिल और भिन्न तस्वीर प्रस्तुत की, जिसमें चीन में मौलिक आर्थिक कमजोरी भारत में मजबूत घरेलू रूप से प्रेरित रैली के साथ विपरीत थी। हालांकि शंघाई कंपोजिट इंडेक्स सोमवार को 0.87% बढ़ा, सरकार के अतिरिक्त प्रोत्साहन उपायों की निरंतर उम्मीदों से प्रेरित होकर आर्थिक आंकड़ों का पृष्ठभूमि चुनौतीपूर्ण बनी हुई है। हाल ही में जारी जुलाई के आंकड़ों ने एक धीमी हो रही अर्थव्यवस्था की तस्वीर पेश की। औद्योगिक उत्पादन साल दर साल 5.7% बढ़ा, जो जून में देखी गई 6.8% की वृद्धि से धीमा है और 8 महीनों में सबसे धीमी गति है। खुदरा बिक्री, जो उपभोक्ता स्वास्थ्य का एक प्रमुख संकेतक है, भी निराशाजनक रही, केवल 3.7% की वृद्धि के साथ। यह 7 महीनों में सबसे कमजोर वृद्धि है और विश्लेषकों की अपेक्षाओं से बहुत कम है। ये आंकड़े पुष्टि करते हैं कि दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था को महत्वपूर्ण बाधाओं का सामना करना पड़ रहा है, जो वैश्विक विकास पर संभावित रूप से दबाव डाल सकता है। चीनी शेयर बाजार में रैली इस बात का संकेत देती है कि निवेशक भारी मात्रा में मान रहे हैं कि बीजिंग को इस मंदी का मुकाबला करने के लिए अधिक आक्रामक नीति समर्थन लागू करना पड़ेगा। विपरीत दिशा में भारतीय बाजार दिन के प्रमुख वैश्विक प्रदर्शनकारियों में से थे। बीएसआई सेंसेक्स 606.09 अंक या 0.8% की बढ़त के साथ 21,243.74 पर बंद हुआ, जबकि एनएसआई निफ्टी 50 245.5 अंक या 1% की बढ़त के साथ 24,876.5 पर समाप्त हुआ। इस मजबूत रैली के पीछे कई सकारात्मक घरेलू कारकों का सम्मिलन था। 1. जीएसटी सुधार, आशावाद, निवेशकों का मनोबल,
प्रधानमंत्री की आगामी वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी सुधारों की घोषणा से काफी बढ़ गया, जिसमें व्यापक उम्मीद थी कि कई वस्तुएं और सेवाएं कम कर स्लैब में स्थानांतरित की जाएंगी, जिससे खपत को प्रोत्साहन मिल सकता है। 2. सर्वोच्च रेटिंग में सुधार। बाजार ने हाल ही में S&P ग्लोबल रेटिंग्स के भारत की दीर्घकालिक संप्रभु क्रेडिट रेटिंग को BBB से BBB में उन्नत करने के निर्णय से भी ताकत प्राप्त की, जो देश में 18 वर्षों में पहली बार हुआ है, और इसमें मजबूत आर्थिक विकास और बेहतर वित्तीय अनुशासन का हवाला दिया गया है। 3. श्रम बाजार को मजबूत बनाना। जुलाई की बेरोजगारी दर के जारी होने से और सकारात्मक खबरें आईं, जो जून में 5.6% से घटकर 5.2% हो गई, जिससे एक स्वस्थ और सुधारते हुए नौकरी बाजार का संकेत मिला। 4. भू राजनीतिक अनुकूलन। राष्ट्रपति ट्रंप और राष्ट्रपति पुतिन के बीच बैठक के बाद वैश्विक तेल आपूर्ति को लेकर चिंताओं में सामान्य कमी ने भी सकारात्मक माहौल में योगदान दिया। रैली व्यापक थी, जिसमें ऑटो सेक्टर ने नेतृत्व किया। छोटे वाहनों के लिए जीएसटी में कटौती की विशिष्ट उम्मीदों पर 4.2% की बढ़त दर्ज की। मारुति सुजुकी, भारत की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी, की शेयरें इस खबर पर लगभग 9% तक बढ़ गईं। क्रिप्टोकोना, मुनाफा लेने से डिजिटल संपत्तियों पर असर। एक उत्साही लाभ के बाद की अवधि के बाद, जिसमें प्रमुख क्रिप्टो करेंसी नए रिकॉर्ड उच्च स्तर पर पहुंच गई थीं, डिजिटल संपत्ति बाजार ने सोमवार को व्यापक आधार पर गिरावट का अनुभव किया। यह गिरावट मुख्य रूप से लाभ लेने और लीवरेज्ड पोजीशंस को समाप्त करने के कारण हुई। बाजार के 2 सबसे बड़े संपत्तियों ने गिरावट का नेतृत्व किया। बिटकॉइन BTC 24 घंटे की अवधि में 1.8% से 2.8% के बीच गिरा, जिसकी ट्रेडिंग $115,000 से $116,000 के बीच हुई। यह पिछले सप्ताह के रिकॉर्ड उच्च स्तर से, जो कि $124,000 से अधिक था, एक महत्वपूर्ण वापसी थी। एथेरियम ETH, दूसरी सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी, लगभग 3% की गिरावट देखी गई, जिसकी कीमत लगभग 4,935 तक गिर गई। नकारात्मक भावना व्यापक ऑल्टकॉइन बाजार में भी फैल गई, जिसमें XRP और BNB जैसे अन्य प्रमुख टोकन ने भी नुकसान दर्ज किया। दिन के गिरावट के पीछे मुख्य कारण तकनीकी थे। एक शक्तिशाली रैली के बाद अल्पकालिक व्यापारियों द्वारा लाभ लेने की लहर मुख्य उत्प्रेरक थी। इस बिक्री दबाव को एक महत्वपूर्ण परिसमापन घटना ने और बढ़ाया, जिसमें 24 घंटे के दौरान $51 मिलियन से अधिक का लीवरेज्ड लॉन्ग पोजीशन जबरदस्ती बंद कर दी गई, जिससे स्वचालित बिक्री की एक श्रृंखला बन गई और कीमतें नीचे गिर गईं। इस गतिशीलता में एक स्पष्ट पूंजी का स्थानांतरण भी शामिल था, जिसमें कुछ व्यापारी बिटकॉइन से फंड को अधिक सट्टा वाले ऑल्टकॉइन में स्थानांतरित कर रहे थे, जिससे बाजार के नेता की मांग अस्थायी रूप से कम हो गई। जबकि अल्पकालिक मूल्य कार्रवाई स्पष्ट रूप से नकारात्मक थी, सतह के नीचे संस्थागत गतिविधि को देखने पर पूरी तरह से अलग कहानी सामने आई। मूल्य में गिरावट, जो मुख्य रूप से खुदरा उन्मुख लीवरेज ट्रेडों के परिसमापन से प्रेरित थी, बड़े दीर्घकालिक केंद्रित संस्थानों द्वारा एक खरीद अवसर के रूप में देखी गई। अल्पकालिक व्यापारियों और संस्थागत संचयकर्ताओं के व्यवहार में यह भिन्नता उस दिन का मुख्य विषय थी। नकारात्मक मूल्य आंदोलन, जिसे अक्सर कमजोर हाथ को बाजार से बाहर निकालने के रूप में देखा जाता है, का सामना महत्वपूर्ण संस्थागत खरीदारी से हुआ। उसी दिन कई प्रमुख घोषणाओं ने इस प्रवृत्ति को रेखांकित किया। सबसे बड़े कॉरपोरेट होल्डर रणनीति ने घोषणा की कि उसने लगभग $61.4 मिलियन में 430 BTC और खरीदे हैं, जिससे उसकी कुल होल्डिंग 629 फॉर 370 BTC हो गई। बिटमाइन, एक और सार्वजनिक रूप से कारोबार करने वाली कंपनी, ने रिपोर्ट किया कि उसकी कॉरपोरेट एथेरियम ट्रेजरी 1.5 मिलियन ETH से अधिक हो गई है, जिसकी कीमत $6.6 बिलियन से अधिक है। कॉइनशेयर्स की एक रिपोर्ट ने क्रिप्टो संबंधित निवेश उत्पादों में रिकॉर्ड ब्रेकिंग साप्ताहिक प्रवाह को उजागर किया, जिसमें एथेरियम आधारित फंड्स प्रमुख थे। यह पैटर्न, जिसमें लीवरेज्ड शॉर्ट टर्म पोजीशंस को समाप्त किया जाता है और परिणामी तरलता को अनलीवरेज्ड दीर्घकालिक संस्थागत खिलाड़ियों द्वारा अवशोषित किया जाता है,
बाजार के परिपक्वता का एक क्लासिक संकेत है। यह दर्शाता है कि जबकि मुख्य कीमत में गिरावट भले ही मंदी का संकेत दे, संस्थागत पूंजी का अंतर्निहित प्रवाह डिजिटल एसेट क्लास में निरंतर और बढ़ती आस्था की ओर इशारा करता है। बंद होने वाली घंटी, मुख्य निष्कर्ष और आगे का रास्ता, डिजिटल संपत्तियों को टक्कर देना। 18 अगस्त 2025 का व्यापार सत्र आज की वित्तीय बाजारों को आकार देने वाली शक्तियों के जटिल अंतःक्रिया की एक शक्तिशाली याद दिलाने वाला था। उस दिन के महत्वपूर्ण प्रेरकों का सारांश 3 मुख्य विषयों को उजागर करता है। पहला, भू राजनीतिक अस्थिरताएं। मुख्य केंद्र में रहीं वॉशिंगटन शिखर सम्मेलन और राष्ट्रपति ट्रंप की संबंधित टैरिफ धमकियों ने महत्वपूर्ण लक्षित अस्थिरता पैदा की, विशेष रूप से वैश्विक रूप से उजागर सेमीकंडक्टर क्षेत्र को दंडित किया। दूसरा, आर्थिक विचलन का स्पष्ट पैटर्न देखा गया, जिसमें धीमी हो रही चीन और मजबूत घरेलू रूप से प्रेरित भारत विपरीत मार्ग अपना रहे थे, जबकि अमेरिकी अर्थव्यवस्था ने कमजोर हाउसिंग मार्केट और अभी भी सतर्क फेडरल रिजर्व के माध्यम से मिश्रित संकेत भेजे। अंत में क्रिप्टोकरेंसी बाजार ने स्थिरीकरण का दौर देखा, जहां लाभ लेने से प्रेरित एक स्वस्थ खिंचाव का सामना मजबूत संस्थागत खरीदारी से हुआ, जो अल्पकालिक मूल्य सुधार के बावजूद अंतर्निहित मजबूती का संकेत देता है। आगे देखते हुए कई महत्वपूर्ण घटनाएं निवेशकों के लिए निगरानी करना जरूरी होंगी। वार्षिक जैक्सन होल आर्थिक नीति संगोष्ठी बड़े पैमाने पर है, जिसमें सभी की नज़रें फेड चेयर जेरोम पॉवेल के भाषण पर होंगी, ताकि मौद्रिक नीति के भविष्य के मार्ग पर स्पष्ट मार्गदर्शन मिल सके। इसके अतिरिक्त आगामी फ्लैश खरीद प्रबंधक सूचकांक PMI डेटा का प्रकाशन व्यवसाय गतिविधि पर नवीनतम टैरिफ राउंड के प्रभाव का पहला ठोस दृष्टिकोण प्रदान करेगा, जो अमेरिका और यूरोप में हो रहा है। अंत में बाजार वॉशिंगटन शिखर सम्मेलन के आधिकारिक परिणामों और वक्तव्यों को समझने का प्रयास करता रहेगा, ट्रांसअटलांटिक सुरक्षा और वैश्विक व्यापार संबंधों के भविष्य पर स्पष्टता की खोज में। और यही था इस वीडियो के लिए हमारा सब कुछ। हमें उम्मीद है कि यह वीडियो आपके लिए जानकारीपूर्ण रहा। यदि हाँ, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। साथ ही ऐसी अद्भुत दैनिक सामग्री के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आप हमें इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। विवरण में जानकारी दी गई है। अधिक जानकारी या अपनी व्यक्तिगत वित्तीय सलाह के लिए कृपया विवरण में दी गई जानकारी के साथ हमसे संपर्क करें। मैं आपको अगले वीडियो में मिलूंगा। देखने के लिए धन्यवाद।